ब्लड सेल्स की डेथ होनी बंद हो जाए और वो ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में बढ़ने लगें, 1 के 2, 2 के 4 बनने लगें, उस बीमारी को हम ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड कैंसर्स जो ज़्यादातर तरह के ब्लड कैंसर्स होते हैं वो जेनेटिक नहीं होते। कुछ तरह के ब्लड कैंसर्स, खासकर एक्यूट ल्यूकीमियाज और लिम्फोमाज ऐसे होते हैं जिनको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और दवाइयाँ इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि उस कैंसर को हम जड़ से निकाल देते हैं और वो कभी वापस नहीं आता। हमारे पास अलग अलग तरह की दवाइयाँ इस वक्त मौजूद हैं जो ब्लड कैंसर का इलाज करती हैं। बचने के चांसेस, क्योंकि दवाइयाँ हमारे पास इतनी इफ़ेक्टिव हैं, तो बचने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। मेरा नाम डॉक्टर नितिन सूद है। मैं मेदांता कैंसर इंस्टीट्यूट में हेमेटोलॉजिस्ट हूँ। हेमेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो डॉक्टर जो ब्लड कैंसर में स्पेशलाइज करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ब्लड कैंसर्स के बारे में करेंगे और मैं आपको ब्लड कैंसर्स के विषय में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, इसके इलाज के बारे में बताऊंगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को ब्लड कैंसर है तो क्या करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप ये वीडियो पूरे अंत तक देखें ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। पहला सवाल जो अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं वो ये है कि ब्लड कैंसर होता क्या है। ब्लड कैंसर को समझने से पहले ब्लड का फंक्शन और ब्लड क्या करता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा ब्लड जो कि अबाउट 5 से 6 लीटर बॉडी में फ़्लो करता है। 3 तरह के स्पेशल सेल्स उसमें होते हैं। एक तो रेड सेल्स जो हमारे ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और हमारी बॉडी फंक्शन में मदद करते हैं। एक वाइट सेल्स जो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं और एक प्लेटलेट्स स्पेशल टाइप के छोटे सेल्स होते हैं जो हमारे को ब्लीडिंग से बचाते हैं। हमारा ब्लड बोन मैरो से बनता है और बोन मैरो एक ऑर्गन है जो कि हमारे बोन्स में रहता है, जैसे कि हमारी चेस्ट की बोन, बैक की बोन, उसके अंदर ये बोन मैरो होता है जो एक तरह की फैक्ट्री है जो हमारे ब्लड्स को बनाती है। हमारे ब्लड सेल्स में स्पेशलिटी ये है कि वो सब स्टेम सेल्स से बनते हैं और स्टेम सेल्स अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स बनाने में सक्षम है। हमारे ब्लड सेल्स का एक सीमित जीवन होता है और उसके बाद वो ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है और बॉडी उनको अब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर इन ब्लड सेल्स की डेथ होनी बंद हो जाए और वो ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में बढ़ने लगें, 1 के 2, 2 के 4 बनने लगें, उस बीमारी को हम ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। इस टाइप्स में एक होता है एक्यूट ल्यूकीमिया, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये एक बहुत तेज़ ग्रो करने वाली बीमारी है और क्योंकि ये तेज़ ग्रो करने वाली बीमारी है ये हमको बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाती है। तो मरीज़ को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? मरीज़ को ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसको कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे कि नाक से या गम से ब्लीडिंग होने लगे, हल्का हल्का बुखार आने लगता है या बॉडी वेट या आपके शरीर का वज़न कम होने लगता है। डिस्पाइट इसके कि आप खाना अच्छा खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वज़न कम हो रहा है, तो ये एक ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है। एक्यूट ल्यूकीमिया ऐसी बीमारी है जहाँ पे हमारे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आमतौर पे वो इन्फेक्शंस या तो हमारे ऐसे खांसी या बुखार की तरह आते हैं या फिर पेशाब में जलन या बुखार के साथ ये इन्फेक्शंस हमारे सामने आ सकते हैं या मोटे मोटे नील हमको स्किन पे नज़र आने लगते हैं, जैसे कि अगर हमें कहीं से चोट लग जाए तो एक बड़ा नील बन जाता है, वैसा टाइप का नील बनना एक ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है। जैसे कि एक्यूट ल्यूकीमियाज है वैसे ही क्रॉनिक ल्यूकीमियाज एक अलग तरह की बीमारी है और क्रॉनिक ल्यूकीमियाज जैसे कि नाम उसका सजेस्ट करता है वो बड़ी धीरे धीरे ग्रो करने वाली बीमारी है। हमें पता नहीं चलता और वो कुछ हफ्तों कुछ महीनों पे ग्रो करती है धीरे धीरे। उसके लक्षण इस तरह से आते हैं कि हमारा वज़न कम होने लगता है और धीरे धीरे हल्का हल्का बुखार आने लगता है। लोग हमको देख के ये कहते हैं कि आप कमज़ोर होते जा रहे हो और क्यों अपना चेकअप नहीं कराते। तो अगेन उसमें ऐसा ही करना होता है कि डॉक्टर के पास जाके ब्लड चेकअप कराना होता है। ब्लड कैंसर्स की एक ख़ास बात यह है कि सिंपल ब्लड टेस्ट उसको बड़ी आसानी से पिकअप कर लेते हैं, तो कोई हमें स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपने लोकल डॉक्टर के पास जाके भी ब्लड टेस्ट करा लेंगे तो ये बड़ी आसानी से पिकअप हो सकते हैं बड़े सिंपल ब्लड टेस्ट के साथ। तो एक्यूट ल्यूकीमिया और क्रॉनिक ल्यूकीमिया के अलावा कुछ और तरह के ब्लड कैंसर्स भी हैं, जैसे कि लिम्फोमास। और लिम्फोमास भी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन लार्जली लिम्फोमास जो होते हैं वो नॉन हॉजकिन्स और हॉजकिन्स लिम्फोमा में डिवाइड होता है।
लिम्फोमा हमें कैसे पता चलता है? लिम्फोमा अगर किसी को हो रहा हो तो उसके वो नोटिस करता है कि उसको गले में या बगलों में गांठें आने लगी हैं, और बाकी सिम्टम्स जैसे कि बाकी ब्लड कैंसर्स के हैं, हल्का हल्का बुखार आना, बहुत पसीना आना और 10% बॉडी वेट कम होना, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। बट लिम्फोमा में गांठ आना जो कि आम तौर पे पेनफुल नहीं होती हैं, वो एक सिम्टम लिम्फोमा का स्पेशल सिम्टम है। कुछ और तरह के ब्लड कैंसर्स हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, जो कि एक काफ़ी कॉमन ब्लड कैंसर हम देखते हैं। मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है जहाँ पे हमारे प्लाज्मा सेल्स जो हमारी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ हमारी इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन में मदद करती हैं, लेकिन अगर इन प्लाज्मा सेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और ये बढ़ने लगें और ये बोन मैरो में क्योंकि रहते हैं, बोन मैरो में बढ़ने लगे और वहाँ पे क्राउडिंग करने लगे, बोन को डैमेज करने लगे, तो उस बीमारी को हम मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। तो एक सवाल जो हमसे बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि ब्लड कैंसर का कारण क्या है, क्यों ब्लड कैंसर होता है, और ख़ासकर जो मरीज़ों को ब्लड कैंसर होता है वो हमसे ये पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया या क्या नहीं किया जिसकी वजह से ब्लड कैंसर हुआ। ब्लड कैंसर का कोई क्लियर लिंक अभी तक रिसर्च में नज़र नहीं आया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पता है, जैसे कि हमको ये ब्लड कैंसर एक दूसरे से लगता नहीं है, और ये ब्लड कैंसर जो है वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि माँ बाप से बच्चों में नहीं जाता और बच्चों से उनके बच्चों में नहीं जाता। लोगों में एक ये धारणा भी होती है कि ये ब्लड कैंसर जेनेटिक है और हमारी फैमिलीज़ में रन करता है। तो यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड कैंसर्स जो ज़्यादातर तरह के ब्लड कैंसर्स होते हैं वो जेनेटिक नहीं होते, वो हमको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते, और ये कैंसर्स हमको एक दूसरे से लग भी नहीं सकते। कुछ तरह के ब्लड कैंसर्स, खासकर एक्यूट ल्यूकीमियाज और लिम्फोमाज ऐसे होते हैं जिनको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और दवाइयाँ इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि उस कैंसर को हम जड़ से निकाल देते हैं और वो कभी वापस नहीं आता, जिसको हम क्योर बोलते हैं। इस सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लड कैंसर्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हालांकि ब्लड कैंसर्स के ट्रीटमेंट में रीसेंट पास्ट में बहुत तरक्की हुई है और हमारे पास अलग अलग तरह की दवाइयाँ इस वक्त मौजूद हैं जो ब्लड कैंसर का इलाज करती हैं। एक सवाल जो मरीज़ हमसे अक्सर पूछते हैं वो ये कि क्या हमें कीमोथेरेपी लगेगी? तो उसका जवाब अलग अलग कैंसर्स में अलग है, लेकिन आम तौर पे आजकल टारगेटेड ट्रीटमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ जाके कैंसर के सेल को मारती है और बाकी सेल्स को स्पेयर कर देती है, जिसका मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स इलाज के कम होते हैं। तो बहुत सारे ब्लड कैंसर्स के लिए हमारे पास टारगेटेड ट्रीटमेंट मौजूद है। टारगेटेड ट्रीटमेंट एक तरह का इलाज है जहाँ पे हम इंजेक्शन से भी दे सकते हैं, टैबलेट से भी दे सकते हैं, और उसमें कभी कभी टैबलेट इतनी अच्छी होती हैं कि हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सिर्फ मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और मरीज़ घर बैठ के अपने टैबलेट खाता है और बीच बीच में चेकअप के लिए आता रहता है। कुछ ब्लड कैंसर्स जैसे कि एक्यूट ल्यूकीमियाज में अभी भी हम कीमोथेरेपी देते हैं, जहाँ पे मरीज़ को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। कीमोथेरेपी एक ऐसी दवाई है जो इन पेशेंट में ही लग पाती है, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत हाई हैं। हमको मरीज़ को हॉस्पिटल में कुछ हफ्तों के लिए रखना पड़ता है और उनको दवाई बहुत केयरफुली देनी पड़ती है। लोगों का कभी कभी ये सोचना होता है कि कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है, लेकिन कीमोथेरेपी एक ऐसी दवा है जो हम नसों के द्वारा देते हैं। इसमें कहीं कोई दर्द, कोई पेन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन हाँ, कीमोथेरेपी देने के बाद थोड़े बाल हल्के हो जाते हैं और थोड़ी थकान और कमज़ोरी आना नेचुरल है, जिसका मतलब ये है कि हमको कीमोथेरेपी वाले मरीज़ों को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, उनको ब्लड भी देना पड़ता है, उनको प्लेटलेट भी देने पड़ते हैं, और उनको इन्फेक्शंस की वजह से एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी पड़ती है। एक जो दूसरी तरह की दवाई हमारे पास अवेलेबल है उसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, और इम्यूनोथेरेपी एक तरह की एंटीबॉडी है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कैंसर सेल पे रिकग्नाइज़ करती है। इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है, और जब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो दवाई जाके सिर्फ कैंसर सेल पे ही हमला करती है
वो इधर उधर के सेल्स को डैमेज नहीं करती, जिसका मतलब ये है कि वो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं उस दवाई के। अलग अलग ब्लड कैंसर्स के लिए अलग अलग तरह की इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है और ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें कि कौन सी तरह की इम्यूनोथेरेपी आपके टाइप ऑफ कैंसर के लिए उचित है। ये एक बहुत आम सवाल है कि ब्लड और बोन मैरो कैंसर, लोग समझते हैं कि अलग अलग बीमारियां होती हैं, लेकिन बोन मैरो और ब्लड एक ही सिस्टम का पार्ट है और जो हमारे ब्लड के सेल्स हैं वो बोन मैरो से ही बनते हैं। बोन मैरो एक तरह की फैक्ट्री है जो हमारे लंबी बोन्स के अंदर रहती है और इस फैक्ट्री से वो सेल्स बन रहे होते हैं जो कि ब्लड में आते हैं। तो ये एक ही सिस्टम का पार्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम बोन मैरो में शुरू होती है तो वो ब्लड में आ जाती है। हो सकता है शुरू में ना आए, लेकिन बाद में ज़रूर आ जाती है। यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई ब्लड में प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है तो हमको कभी कभी बोन मैरो टेस्ट करके उसकी डिटेल्स बोन मैरो से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्लड कैंसर में एक जो टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है वो उसको हम बोन मैरो टेस्ट बोलते हैं। बोन मैरो टेस्ट एक तरह का टेस्ट है जहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप की नीडल बोन के अंदर डालते हैं और वहाँ से थोड़ा सा बोन मैरो निकाल लेते हैं और एक छोटा सा बोन का पीस भी निकाल लेते हैं, जिस टेस्ट को हम बोन मैरो बायोप्सी बोलते हैं। उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बोन मैरो के अंदर क्या चल रहा है और ये बीमारी बोन मैरो से ओरिजिनेट हो रही है और ब्लड में आ रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, इस बीमारी की स्टेज क्या है और ये बीमारी कितनी खतरनाक है। यहाँ पे एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। लोगों की एक तरह की गलत धारणा है कि बोन मैरो बायोप्सी या किसी तरह की बायोप्सी से ब्लड कैंसर या कोई भी तरह का कैंसर फैलता है। ऐसा नहीं होता। बोन मैरो या किसी भी तरह की बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है, बल्कि हमको उस बायोप्सी से ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाती है कि वो किस तरह का कैंसर है, उस पर किस तरह की दवाई अच्छा काम करेगी और वो कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है। तो बोन मैरो टेस्ट और बायोप्सी टेस्ट करने से पहले बिल्कुल भी घबराएं ना, और अगर आपके डॉक्टर आपको ये टेस्ट सजेस्ट कर रहे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी करवा लें। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ तरह के ब्लड कैंसर्स और लिम्फोमास और माइलोमास ऐसे भी होते हैं जिनकी दवाइयाँ हालांकि बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बीमारी को बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं। उन कैंसर्स को हम जड़ से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट का उद्देश्य ये होता है कि हम कैंसर का इलाज इतना अच्छा करें कि वो दब जाए और लंबे से लंबे समय तक दबा रहे। कुछ ब्लड कैंसर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे माइलोमा ऐसा एक ब्लड कैंसर है जहाँ पे ट्रांसप्लांट बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम इसलिए करते हैं ताकि हम जहाँ पे बीमारी है, जिस बोन मैरो में बीमारी है, उसको हम बदल दें। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में आमतौर पे हमको एक बोन मैरो डोनर की ज़रूरत पड़ती है और सबसे अच्छे डोनर हमारे भाई बहन होते हैं। लेकिन किसी किसी प्रकार के ब्लड कैंसर, स्पेशली माइलोमा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो हमको डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ती और मरीज़ खुद ही अपना डोनर होता है। यानी कि उसके स्टेम सेल्स हम पहले ही निकाल लेते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से पहले, और फिर उसको ट्रांसप्लांट की कीमोथेरेपी देते हैं और उसके सेल्स उसको वापस दे देते हैं। तो यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उद्देश्य जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसलिए किया जाता है कि माइलोमा लंबे से लंबे समय तक दूर रहे। कहीं कहीं बोन मैरो ट्रांसप्लांट खासकर लुकीमियाज़ में किया जाता है, जहाँ पे हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम बोन मैरो को बदल दें और इस माध्यम से हम कैंसर का इलाज करें। तो वहाँ पे हमको बोन मैरो डोनर्स की ज़रूरत पड़ती है, और बोन मैरो डोनर्स आमतौर पे सबसे अच्छे डोनर्स हमारे भाई और बहन होते हैं। तो एक सवाल जो मरीज़ और उनके रिश्तेदार हमसे पूछते हैं कि इनके बचने के चांसेस क्या हैं, और उसका जवाब ब्लड कैंसर्स में तो बड़ा सिंपल है कि बचने के चांसेस, क्योंकि दवाइयाँ हमारे पास इतनी इफ़ेक्टिव हैं, तो बचने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जितनी जल्दी वो बीमारी पकड़ी जाए, जितनी जल्दी वो बीमारी को हम अच्छे से समझ पाएँ, जितना जल्दी हम इलाज शुरू कर पाएँ, वहाँ पे सर्वाइवल रेट्स या बचने के चांसेस उतने अच्छे होते हैं और उतने कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, उतनी दवाई का खर्चा कम होता है, उतनी दवाई की ड्यूरेशन कम होती है।
तो अंत में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर से घबराएं ना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास वाले या आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपने ब्लड टेस्ट कराएं, और इससे पहले कि वो फैले या कोई कॉम्प्लिकेशन करें, उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं। आप अपने लोकल डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट की शुरुआत हो सकती है, या आप अपने लोकल कैंसर केयर सेंटर में भी जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज जो बातें हमने करी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई निजी सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। और अगर आपको कोई सवाल ऐसे हैं जो आप मुझसे मिल के पूछना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है जिससे कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।